तो क्या हालचाल लड़कों और लड़कियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। देखो क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इसलिए नहीं स्टार्ट किए हैं क्योंकि उसमें संपूर्ण फिजिक्स के चैप्टर को ही सम्मानित किया गया, उसके बारे में बतलाया गया है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। हम फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 है जो क्लास 11 का चल रहा है और हम ये पूरे सीरीज आगे तक लेकर चलते रहेंगे। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में मूल रूप से जानेंगे भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशि के डिफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और उनके प्रकार को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? देखो भौतिक राशि के डिफिनेशन क्या होगा, वैसी राशियाँ जिसे मापा या तोला जाए, अर्थात दुनिया की कोई भी वस्तु हो जिसे मापा या तोला जा सके, चाहे उसे प्रत्यक्ष रूप से तोले या अप्रत्यक्ष रूप से तोले, लेकिन किसी न किसी रूप से उसे तोला जा सके, उसे हम लोग कहेंगे भौतिक राशियाँ। इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लोग लिखिएगा वैसी राशियाँ जिसे मापा या तोला जा सके, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे मापा या तोला जाए, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि का कुछ एग्जाम्पल में है, जैसे में हो जाएगा संवेग, वेग, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ये सब भौतिक राशि के कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो भौतिक राशियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला प्रकार है भौतिक राशियाँ हमारा 3 प्रकार की होती है, जिसका पहला प्रकार मूल राशि है, मूल राशि, और दूसरा ये व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, और इसका तीसरा प्रकार है पूरक राशि, पूरक राशि, पूरक राशि। देखो भौतिक राशियाँ के डिफिनेशन और एग्जाम्पल तो बोल दिए। भौतिक राशि को एक मैथमेटिकल तरीका से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे 2 kg हम बोले हैं ये एक भौतिक राशि है, जिसमें हमको क्या क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पर नंबर और यहाँ पर मात्रक, संख्या और मात्रक 2 चीज से मिलकर बनी है। तो संख्या को लिखते हैं n और यूनिट मिलकर n और u मिलकर nu बनाती है, इसको इस तरह लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2 kg लिखे हैं, नंबर हमारा हो गया 2 और इसका मात्रक हो जाएगा kg, ये दोनों मिलकर 2 kg बनाए, ये हमारा नंबर हुआ, ये हमारा मात्रक हुआ, यूनिट। देखो मूल राशि अब किसे कहते हैं? भौतिक राशि के प्रकार में पहला है मूल राशि। वैसी राशियाँ जिसे बनने के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होना पड़े, अर्थात तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे हम लोग बोलेंगे मूल राशि। जैसे कोई चीज को बनने के लिए कोई दूसरे चीज पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन मूल राशि में वैसी राशि रहेगी जिसको बनने के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर होना ही नहीं पड़ेगा। जैसे में इसकी मूल राशि में है, मूल राशि के जैसे में है लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, etc। यह हमारा मूल राशि का कुछ एग्जाम्पल है। देखो लंबाई को बनने के लिए किसी चीज पर नहीं निर्भर रहना पड़ रहा है, वहीं व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट व्युत्पन्न राशि को लिख नहीं सकते हैं हम। जैसे मूल राशि को डायरेक्ट लंबाई, द्रव्यमान, समय लिख दे रहे हैं, लेकिन मूल व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। व्युत्पन्न राशि का डिफिनेशन होता है, वो डिफिनेशन ही ऐसा होता है। देखो वैसी राशि जिसको बनने के लिए मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ता हो, अर्थात वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो, उसे हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ता हो, इस मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आयतन, अभी बहुत हल्का हल्का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। आयतन, आयतन, क्षेत्रफल, डॉट 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 etc। देखो हम जैसे इसमें बोले हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय,
आप लोग सोच रहे होंगे तो इसमें भी तो हम डायरेक्ट लिखिए दिए व्युत्पन्न राशि में, इसमें स्वतंत्र और स्वतंत्र होने या ना होने का कहाँ मतलब है। तो देखो समझाने इसी के अंदर छिपा हुआ है। कैसे? व्युत्पन्न राशि में बोले हैं कि वैसी राशि जिसको बनने के लिए मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ रहा है, यानी आयतन, क्षेत्रफल, जो दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं इस व्युत्पन्न राशि को, इसको बनने के लिए इस मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी मूल राशि से मिलकर ये बनेगा। पहले देखो मूल राशि 7 गो होती है, हम 7 को लिख ले रहे हैं, क्या पता कोई इसमें से आ जाए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती है। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा ये 2 ठो और है, अभी 5 ठो लिखे हैं ऊपर। देखो जैसे व्युत्पन्न राशि में हम आयतन एग्जाम्पल लिखे हैं, आयतन के फॉर्मूला क्या होता है? आयतन के छोड़ो ना, क्षेत्रफल के बदला फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी क्षेत्रफल, जैसे हम लोग किसी आयत का क्षेत्रफल ले रहे हैं, यहाँ हमारा है समझ लो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो इसको क्या लिखेंगे? L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल जो हमारा व्युत्पन्न राशि है, इस क्षेत्रफल को बनने के लिए हमको लंबाई की आवश्यकता पड़ा कि नहीं पड़ा? लंबाई की आवश्यकता पड़ा ना। यहाँ पर देखो मूल राशि में लंबाई है, व्युत्पन्न राशि का क्षेत्रफल हम फॉर्मूला लिखे हैं क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई को आना आवश्यक है तभी क्षेत्रफल बनेगा। जैसे हम आयत का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो लंबाई को आना आवश्यक है तभी इसका क्षेत्रफल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वही लंबाई हमारा क्या है? मूल राशि। क्या ये डायरेक्ट बिना मूल राशि के ये बना? नहीं बना, मूल राशि को इसमें आना पड़ा। देखो ये लंबाई मूल राशि को आना पड़ा। व्युत्पन्न राशि में किसी न किसी रूप से अगर उसको तोड़ोगे ना तो मूल राशि उसमें होखबे करेगा, तभी व्युत्पन्न राशि बनेगा। जैसे आयतन लिखे हैं, कोई L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे, ये चल दिखेगा अच्छे से, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें भी आयतन को बनने के लिए लंबाई की आवश्यकता है। लंबाई हमारा मूल राशि है। और एग्जाम्पल देखेंगे तो देख लो, संवेग को देखो, संवेग भी हमारा व्युत्पन्न राशि ही है, व्युत्पन्न राशि ही है हमारा संवेग। देखो कैसे, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यहां पर देखो द्रव्यमान, संवेग को बनने के लिए द्रव्यमान आया कि ना आया? और द्रव्यमान हमारा कहाँ है? मूल राशि में। क्या ये स्वतंत्र हुआ? संवेग। और एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो देखो, और व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल है वेग भी एग्जाम्पल हमारा व्युत्पन्न राशि का है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे में समय, हमारा वेग होगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। हमारा विस्थापन और समय मिलकर वेग बना। यहाँ पर समय देखो इसमें है कि ना मूल राशि में, व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल लिखे हैं। इस व्युत्पन्न राशि हमारा है वेग, और इस वेग को बनने के लिए विस्थापन और समय पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और जिसमें हमारा ये समय हटबे किया है मूल राशि। क्या ये स्वतंत्र हुआ? नहीं हुआ। ये स्वतंत्र हुआ नहीं हुआ क्योंकि हमको ये मूल राशि पर निर्भर ही है। समय देख रहे हैं, समय हमारा मूल राशि है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों समझ में आया होगा, दोनों टॉपिक में अंतर समझ में आया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। मूल राशि जो स्वतंत्र होती है बनने के लिए, मूल राशि को बनने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा हो, वही व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब रह गया पूरक राशि। पूरक राशि को समझो। पूरक राशि किसे कहते हैं? पूरक राशि वैसी राशि, हमको पूरक राशि की आवश्यकता क्यों पड़ा? देखो
कोई भी कार्य होता है, कोई भी थ्योरी निकलता है, तो सबसे पहले सामने पर्यावरण हम लोग अपने आसपास कुछ प्रयोग देखते हैं, उस प्रयोग के अनुसार हमारा ये थ्योरी निकल के आता है। न कि पहले थ्योरी होता है तब प्रयोग। सबसे पहले अपने आँखों के आसपास प्रयोग हुई क्रियाओं को देखते हैं, उस क्रियाओं को देखकर कैसे हुआ इसके बारे में जानने के लिए कोई पता करता है, पता करके उसे थ्योरी के रूप में देता है। उसी तरह पूरक राशि भी हमारा किसी न किसी रूप से मूल राशि है, लेकिन ये दोनों बनने के बाद बना जब इस दोनों का खोज हुआ तब इसका ना हुआ था। जब इसको बाद में किया गया तो इसको एक अलग ही राशि में दे दिया गया, पूरक राशि, और थोड़ा डिफरेंट लगता भी है, इसे होना ही चाहिए था। देखो पूरक राशि का डिफिनेशन क्या होगा, वैसी राशियाँ जो बीमाहीन होती है उसे पूरक राशि बोलते हैं। बीमा के मतलब आप लोगों को ना समझ में आया होगा, बीमा को हम MLT के रूप में लिखते हैं। अगर इसके पावर पर 0 रहेगा, M के भी पावर 0, L के भी पावर 0, T के भी पावर 0, तो इसे हम लोग बीमाहीन बोलेंगे। यानी M हमारा द्रव्यमान होता है, L लंबाई होता है और T समय होता है। सबके पावर 0 रहेगा तो उसे हम बीमाहीन बोलेंगे। देखो पूरक राशि दो चीज से मिलकर बनती है। पूरक राशि दो चीज से मिलकर बनती है। पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। ये दो ठो तो समझ लिए। अब पूरक राशि की बारी है। इसका डिफिनेशन हुआ जो बीमाहीन हो। समतल कोण और घन कोण इसका दो प्रकार। पूरक राशि दो प्रकार की होती है। पूरक राशि में दो कोण रहती है, समझ लो, समतल कोण और घन कोण। यानी इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पूरक राशि दो प्रकार की होती है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण किसे कहेंगे, कोई भी हम बोर्ड पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे ना, जैसे हमारा ये हम 40 डिग्री का एंगल बना दिए, 40 डिग्री का, तो ये हमारा 2D प्लेन में ड्रॉ की गई कोई भी एंगल हमारा समतल कोण होगा। 2D प्लेन में कोई भी ड्रॉ की गई एंगल हमारा समतल कोण होगा। जैसे कि हम यहाँ पर कोण बनाए 60 डिग्री, ये हमारा समतल कोण है। 2D प्लेन में जिसे कॉपी पर बना दिए, इसको लेकर दो मार्कर है, इस मार्कर को लेकर एक एंगल बना दिए। देखो ये हमारा मान लो 60 डिग्री का एंगल बना है, तो ये हमारा समतल कोण हो गया, जिसको हम एकदम आसानी से 2D प्लेन में देख सकते हैं। ये हमारा समतल कोण हो गया, 60 डिग्री का एंगल बना। अगर हम इस वाले छोर को इसको हम इस तरह करके यहाँ पर ले जाएं तो ये इस तरह ड्रॉ होगा लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं चाप। और इसी को हम लोग एक बार पूरा इसे घुमा देते एक सर्कल का निर्माण करेगा। इसको जब हम ऐसे एक बार पूरा घुमा देते एक सर्कल का निर्माण करेगा ना, ये होता है त्रिज्या। ये होता है त्रिज्या। तो देखो इसका समतल कोण का फॉर्मूला ही होता है चाप बटे में समतल कोण यानी थीटा। समतल कोण यानी थीटा बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप बटे में त्रिज्या समतल कोण। और दूसरा पूरक राशि का प्रकार है घन कोण। घन कोण किसे कहेंगे, देखो कुल्फी, देखो वो कुल्फी जो उसमें आइसक्रीमवा भरता है, उस आइसक्रीमवा को निकाल कर और इस तरह देखोगे, इस तरह का कुल्फिया होता है ना, देखो इस तरह से कुल्फी भर देता है यहाँ तक। और जब ये कुल्फिया को ऊपर से निकाल के इसमें झाँकोगे, जब इसमें झाँकोगे तो यहाँ पर इस तरह कुछ स्पेस नजर आएगा। अगर इसको नापोगे, यहाँ पर जो भी कोण जितना डिग्री तक के यहाँ पर कोण रहेगा वही होता है घन कोण। जिसे मूंगफली बेचते हुए देखो, रुक जा तुम लोगों को दिखा रहे हैं। देखो मूंगफली इसी तरह न बेचता है बनाकर। अभी घन कोण आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। हम इस तरह मोड़ दिए और इसमें जो खाली स्पेस बन रहा है ना, इसमें खाली स्पेस बन रहा है, इसमें कोण बनाएगा। अगर इस छोर से इस छोर अंदर कोण पर यहाँ पर
यहाँ से यहाँ मिलाएं इस तरह अंदर से, तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, यानी 3D के अंदर बनाए गए कोण वही घन कोण होते हैं। ये 2D प्लेन में बनता है और ये 3D प्लेन में बनता है। इसका इस तरह से होगा, इसका इस तरह से होगा। ये 2D नहीं 3D प्लेन में बनता है। यहाँ पर जो भी कोण बनेगा हमारा घन कोण होगा। जैसे मैं यहाँ पर 30 डिग्री का है। और एक बात ध्यान से सुनो, कोण जो है ना इसमें सब रेडियन में लिखा जाता है। 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 180 में कितना से भाग करेंगे तो 60 आएगा, 3 से भाग करेंगे, इसका मान π/3, ये हमारा 60 डिग्री का हुआ। 30 डिग्री है यहाँ पर, इसका कोण π/6 यानी 30 डिग्री, इसका यानी 60 डिग्री हुआ। हम कोई भी समतल कोण और घन कोण लिखते हैं तो उसको रेडियन में लिखते हैं, रेडियन। आगे समझाएंगे रेडियन कैसे लिखा जाता है, मैथ में पढ़ना है, फिर भी इसका बेसिक है, हम बतलाएंगे ये कैसे रेडियन को कोण में कैसे चेंज करें, कोण को रेडियन में कैसे चेंज करें हम बतलाएंगे। पहले ये समझो, घन कोण हुआ हमारा 3D प्लेन में बना हुआ कोण घन कोण कहलाता है। पूरक राशि के दो प्रकार, समतल कोण और घन कोण। आप लोगों को ये दोनों समझ में आया होगा। अब बाकी क्या रह गया, भौतिक राशि। अभी तकले हम लोग क्या क्या पढ़े ये देखो। भौतिक राशि मात्रक एवं मापन का टॉपिक पहला है भौतिक राशि। भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि के जो स्वतंत्र हो, जिसको बनने के लिए अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता हो, मूल राशि कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि जिसको बनने के लिए किसी न किसी रूप से मूल राशि पर निर्भर रहना पड़ रहा हो, जैसे इसका एग्जाम्पल दिए हैं। और पूरक राशि वैसी राशि जो बीमाहीन होती है, उसे हम लोग पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि 2 प्रकार की होती है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण 2D प्लेन में बनाए गए कोण समतल कोण होगी, घन कोण 3D प्लेन में बनाए गए कोण घन कोण होगी। जैसे कि कुल्फी का एग्जाम्पल दिया, वो एक 3D एंगल है। अगर समतल कोण बोले तो ये हमारा 2D एंगल होगा, समतल कोण और घन कोण। तो अब आगे की टॉपिक कल शुरू करेंगे। वीडियोज को इतना ही पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।